दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पेरेंटिंग के विषय पर। तो इससे पहले मैं बाकी बातें शुरू करूं, पहले मैं आपको पेरेंटिंग का एक हिस्टोरिकल जो है फैक्ट वो बताना चाहूंगा। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ, तो पहला जो एरा था वो, या एज कह लीजिए, वो था स्टोन एज। जब आपके इंसान जो हैं वो गुफाओं में रहते थे या पेड़ों के ऊपर अपना रहने का इंतजाम करते थे, झोपड़ी वगैरह बना के। कारण क्या था कि उस समय डर बहुत था, तरह तरह के जानवरों का, आपके कीड़े मकोड़ों का, सांप बिच्छू का। तो इस वजह से लोग गुफाओं में या आपके पेड़ों के ऊपर रहते थे। उस समय क्या था, जो लाइफ का जो एम था वो तीन ही था। एक तो सर्वाइवल, किसी तरह से अपने आप को जीवित रखना। दूसरा था फूड, खाना। और तीसरा था रिप्रोडक्शन, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। अब उस समय क्या था कि पेरेंटिंग एज सच कुछ नहीं थी, जीरो पेरेंटिंग आप कह लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था दैट वाज बाय डिफॉल्ट। बच्चा अपने माता पिता, अपने अगल बगल जितने भी कबीले वाले थे या जो भी थे, उनसे वो सीखता था। और उसने भी वही सीखा कि भाई सर्वाइवल, पहला काम है सर्वाइवल। जान रहेगी तो हम रहेंगे। फिर खाना, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। और जनसंख्या या पीढ़ी बढ़ाने के लिए अपना रिप्रोडक्शन। अब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये आपका स्टोन एज था। उसके बाद जब सिविलाइजेशन बढ़ा, क्योंकि स्टोन एज में पेरेंटिंग की कोई जरूरत ही नहीं, जो देख रहा बच्चा वो माँ बाप से वही अपना कर रहा है। जब सिविलाइजेशन का टाइम आया, आप यूं कह लीजिए कि जब लोग बस्तियों में रहने लगे, बस्तियां बनाने लगे, उस समय तक यही तीन प्रिंसिपल थे जिंदगी के: सर्वाइवल, फूड, रिप्रोडक्शन। अब बात आती है और सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, राजा थे, राज्य थे, सब कुछ था। वहां पे आकर के लोगों ने अपने बच्चों को एक इंसान बनाने की तरफ सोचा। उस समय ऋषि मुनि होते थे, और वो अपना गुरुकुल बना के रहते थे। गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चा 6 साल की उम्र में उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था, राजा वगैरह भेज देते थे। बच्चा वहां जाकर के अपने गुरु के आदेश के अनुसार रहता था। वो सारे राजसी ठाट बाट छोड़ करके वहां आता था। वहां एक सामान्य छात्र बन के रहता था। आपने पढ़ा भी होगा, भगवान राम गए थे, कृष्ण भगवान के थे गुरु संदीपन। तो वो गुरुकुल में सारी चीजें सिखाई जाती थी, सारी चीजें। आपका अर्थशास्त्र, चिकित्सा, खेल कूद, योग, आयुर्वेदा, क्या बोलते हैं, लड़ाई कैसे लड़ी जाए, और ये राज कैसे चलाया जाए, राजनीति सिखाते थे, सारी चीजें। और बच्चा वहां से जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता था तब तक वहीं रहता था। तब क्या होता था कि 16 साल, 18 साल की उम्र होते होते राजा अपने लड़कों का राज्याभिषेक करते थे। अब जब राज्याभिषेक हो रहा है बच्चे का, इसके मतलब उसको सारी चीजें आनी ही चाहिए, सारी जानकारियां, सारी नॉलेज होनी चाहिए।
तभी वो राज्य संभाल सकता है, अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है। जब तक वो प्रजा के दुख दर्द नहीं समझेगा, वो कैसे? तो ये सारा काम गुरुकुल में गुरु का होता था, क्योंकि उस समय माता पिता को इतना टाइम कहाँ रहता था। तो सारी जिम्मेदारियां जो थी वो गुरु उठाते थे, और अपने शिष्यों को वो पढ़ाते नहीं थे। मैंने आपको पिछले एक एपिसोड में बताया था कि टीचर और गुरु में बहुत डिफरेंस है। टीचर टीच करता है, क्या टीच करता है? जो वो पढ़ा होता है। गुरु जो उसकी नॉलेज है, जितनी उसने अपने गुरु से सीखी, दुनिया से सीखी, अपने अनुभव, अपने क्रियाकलापों से जो है, वो सारी की सारी विद्याएं वो अपने शिष्य को सिखाता। तो पेरेंटिंग का पूरा काम गुरुकुल का। अब टाइम आगे बढ़ा, जब समय आगे बढ़ा तो आपका ये मुगल आए, तो फिर ब्रिटिशर। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक गुरुकुल का एग्जिस्टेंस था। ब्रिटिशर्स ने आने के साथ ही जो पहला अटैक किया, वो हमारी शिक्षा पद्धति को विध्वंस कर दिया। उसके पहले आपको मालूम था, हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विद्यापीठ हुआ करते थे, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, आपका शारदा विद्यापीठ, ये मुख्य हुआ करते थे। तो मुगलों ने जो आए थे आतताई, आक्रांता, उन्होंने उसको पूरा नष्ट कर दिया। तो वहीं से हमारी शिक्षा पद्धति का ह्रास शुरू हुआ, डाउनफॉल शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स ने पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति ही बदल दी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ का बच्चा समझदार हो, वो अपनी अकल से सोचे, क्योंकि उनको गुलाम चाहिए थे, उनको नौकर चाहिए थे। तो उन्होंने पूरी शिक्षा पद्धति बदल दी। उन्होंने पहला काम किया, अंग्रेजी को जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों की मानसिकता गुलामी की हो गई, कि हम लोगों को ये लगता है जो अंग्रेजी बोलता है वो बहुत विद्वान है। मैं बहुत घूम चुका हूं, मैंने देखा कि अंग्रेजी बोलने वाले कैसे हैं, उनकी जो ज्ञान का भंडार है वो कितना है। मैं देख चुका हूं, अपने देश में भी और बाहर भी, विदेशों में भी मैंने देखा है। आज भी आप ये सोचिए कि वर्ल्ड में आप कहीं भी किसी भी शहर में चले जाइए, तो टॉप 10 डॉक्टर्स, 10 इंजीनियर में कम से कम 5 भारतीय होंगे। तो हमारी ये शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार जो हमको गुरु लोग दिया करते थे। अब जब ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद से हमारी शिक्षा पद्धति भी ध्वस्त हो गई, और हमारे जो संस्कार। अब यहां पे देखिए, अब जो शुरू हुआ, वो टाइम आ गया सर्वाइवल का, जो हमारे स्टोन एज में हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने बच्चों को भी वही किया पेरेंटिंग में, पढ़ो 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 पढ़ो। और पढ़ने को क्या, उस समय गुरुकुल थे नहीं जो बुद्धि का विकास हो। तो हम लोग वही रट्टाफिकेशन पे अपना, और रट करके कोई भी लड़का उस विषय का जानकार हो सकता है, विशेषज्ञ कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उनको विशेषज्ञ नहीं चाहिए थे अंग्रेजों को। उनको तो वो चाहिए थे जो उनकी बातों को माने, जो अपनी तरफ से दिमाग ना चलाए, जितना वो बोलते हैं वही करे। एक तरह से आप कह लीजिए यस मैन चाहिए, तो उन्होंने वो बनाए। वही हम लोगों के फादर फोर फादर के अंदर चीज आ गई कि भाई जिंदा रहना है तो आपको नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी, पढ़ाई करनी है। तो एक ही एक सूत्र था
तो ये था हमारा इतिहास। अब आते हैं पेरेंटिंग पे। अब जब आपका मुगल था या ब्रिटिशर्स आए, यहां तक कि आजादी के बाद भी करीब 20-30 सालों तक हम लोगों के यहाँ ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार। उस ज्वाइंट फैमिली में बच्चा कब बड़ा हो गया माता पिता को पता नहीं चलता था, क्योंकि बच्चे की केयर करने वाले बहुत से लोग थे। उस समय चाचा, ताऊ, ताई, चाची, दादी, बाबा सब रहते थे केयर करने के लिए। उस समय अगर कोई मेरी एज का होगा तो उसको याद होगा कि बचपन में हमारे बाबा नाना रात को सोते समय कहानियां सुनाया करते थे। आज तो कहानी का कल्चर ही खत्म हो गया। वो कहानियां होती कैसी थी? आपके हमारे जो ग्रंथ हैं उससे होती थी। महाराणा प्रताप की कहानी, इन लोगों की। बचपन में हमें चंद्रशेखर आजाद वगैरह की कहानियां, भगत सिंह की, राम प्रसाद बिस्मिल की, इनकी कहानियां सुनाई जाती। आज की तरह हम लोगों को जिंगल बेल नहीं सुनाया जाता। और प्यार इस कदर मिलता था, क्योंकि प्यार देने वाले बहुत तेरे थे। हम लोगों का यह था कि भाई एक छुट्टियां हुई नाना नानी क्या, एक छुट्टियां हुई बाबा दादी क्या। और पेरेंटिंग का वही चीज, रात को नानी नाना या बाबा दादी कहानियां सुनाते थे। और कहानियां ऐसी नहीं, सारी कहानी शिक्षाप्रद, जिसके अंत में एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था। अब बच्चा उस माहौल में बड़ा होता था, और चूंकि सर्वाइवल का सवाल था, तो आपके नौकरी आ जाती थी। अच्छा, उस समय क्या था, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी। नौकरी, अगर लड़का पढ़ा हुआ है, मतलब 5th पास 6th पास, नौकरियां बड़े आराम से मिल जाती। लेकिन बस वही, दिमाग नहीं लगाना है, जो कहा जा रहा है वही करो। यस मैन चाहिए था। या आप देखिए पुराने जमाने में साहब, हुकुम, हुजूर, ये सब क्या वर्ड हैं? ये स्लेवरी शो करते हैं, गुलामी। तो ऐसे में पेरेंटिंग बस यही होती थी कि आप पढ़िए, नौकरी करिए, और संस्कार जो हैं वो बुजुर्गों से मिलते ही थे। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं। बचपन में मेरे बाबा जो है वो कहते थे कि अन्न का अपमान है अगर आप अन्न को छोड़ते हैं, फेंकते हैं। आप थाली में उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हो। बाबा को तो मैंने यहां तक देखा, खाने के बाद उस थाली में पानी डाल करके उस पानी को पी जाते थे। आज के लोगों को बोलिए तो कहेंगे ये क्या है, गंदगी। लेकिन वो संस्कार थे, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। और वो चीज आज मेरे अंदर है कि मैं उतना ही लूंगा जितना मैं खा सकूं। कोई कितना भी फोर्स करे, कितनी भी अच्छी चीज हो, मैं नहीं लूंगा। एक बार मैंने ना कह दिया तो वो ना है, हाँ नहीं हो सकती। तो ऐसे संस्कार सिखाए जाते थे। भाइयों की कहानियां राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की सुनाई जाती थी। आज्ञाकारी पुत्र कैसे होते थे, भगवान राम का उदाहरण दिया जाता था। दुनियादारी गीता से सिखाई जाती थी। अब ये सारी चीजें एकदम खत्म हो गई हैं। तो ये उस समय की पेरेंटिंग थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन बढ़ती गई, जॉब अपॉर्चुनिटी रही, लेकिन कम होती गई। पहले नौकरियां घर के आसपास मिल जाती थी। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो आदमी घर के से दूर जाने लगा। अब मेरे पिताजी थे, वो गांव से उठ करके वो शहर चले आए नौकरी के लिए। लेकिन आदमी की जिम्मेदारियां, जो संस्कार था,
परिवार लेके चलने का, वो नहीं। मेरे पिताजी जब आए इलाहाबाद में, उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ वो नौकरी करते थे और वही नौकरी करते-करते वो ग्रो करते गए। तो उस समय उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भाइयों की, बहनों की। आज की जनरेशन के ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। पापा ने अपने 3 भाइयों को पढ़ाया, नौकरी लगवाई, 2 बहनों की शादियाँ की। आज के टाइम में आप बोल के देखिए किसी लड़के को, वो अपना ही खर्चा उठा ले, बहुत बड़ी चीज़। ये जो पेरेंटिंग का नतीजा था। अब समय के साथ-साथ चीज़ें बदलती गई। अब उस समय ये आप कह लीजिए कि आज़ादी के पहले से जो था, और ये आप कह लीजिए 1950 तक, ये टाइम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का था। तो उसमें लोगों की ज़रूरत थी, लोगों को जॉब मिल जाती थी। अब ये चला है, आप कह लीजिए करीब 90s तक। 90 के बाद जो टाइम आया, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन एज, तब आप देखिए आईपीओ, बीपीओ, आईटी। तब आईटी का मतलब ये था कॉल सेंटर। जब ये आईटी शुरू हुई, उस समय अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका में भारतीय लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। क्यों? ये मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं। यहाँ से आप देखिए, उस समय आप देखिए 90s में कितने लोग अमेरिका गए हैं। और उस समय आईटी के लिए कोई भी क्वालिफ़िकेशन ऐसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी कि यही चाहिए ही चाहिए। पता चला बीए किया वो भी गया, बीकॉम किया वो भी गया, एमए कर चुके हैं वो भी गए। और उनमें से बहुत से लोगों ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। हाँ, 2008 में रिसेशन आया, तो लोगों की नौकरियाँ गई। अब उसके बाद से जो ऐज शुरू हुआ, ये पिछले 15 साल आप कह लीजिए चेंज का एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जो पिछले 200 सालों का चेंज और पिछले 15 सालों का चेंज अगर आप रखिए किसी भी तराजू पे, तो 15 साल का चेंज बहुत बड़ा है। ये एज था इनोवेशन का, जो अब भी चल रहा है, और ये आगे इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। इनोवेशन में क्या हुआ कि अगर आपका ब्रेन शार्प नहीं है, आप कुछ नया नहीं सोच सकते, जिसको मैनेजमेंट में बोला जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी, लेकिन उनका आप कह लीजिए शेप दूसरा था। अब ऐसे में पेरेंटिंग अपने आप में एक टफ काम होती गई। पेरेंटिंग के लिए आप ये कह लीजिए, आज भी आदमी वही पुरानी सोच से चला रहा है। बच्चे ने कुछ काम नहीं किया, तो पता है डांट दिया। अगर वो बच्चा एग्जाम के बाद रिजल्ट लेके आ रहा है, नंबर कम आए, तुरंत देखो तो फला लड़का इतना अच्छा नंबर आया, तुम गधे हो। मतलब लड़के को क्या नहीं कहते, धमकाना शुरू, तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर देंगे, तुमको ये नहीं करेंगे, तुमको। अब ये जो चीज है बच्चे के अंदर एक गलत प्रभाव डालता है, साइकोलॉजिकली एक बैड इम्पैक्ट डालता है। ये जो आप कह लीजिए चेंजेस हुए एज वाइज, टाइम वाइज, इसमें पेरेंटिंग भी चेंज हो गई। अब वो पेरेंटिंग पहले वाली नहीं रही। आज पेरेंट को बहुत ही ज्यादा सेंसिबल होना है। अगर वो सेंसिबल नहीं है तो प्रॉब्लम है। इस तरह से ये जो टाइम चेंज होने के साथ साथ पेरेंटिंग भी चेंज होती गई।
अब वो जो पुराना फार्मूला है पेरेंटिंग का नहीं चलेगा। आज बच्चों के क्या कहते हैं सुसाइड के केसेस कितने आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओल्ड पैटर्न ऑफ पेरेंटिंग। बच्चा डरता है, नंबर कम नहीं आए, सिलेक्शन नहीं हुआ, मम्मी पापा मारेंगे, मम्मी पापा ये कहेंगे। तो वो डर की वजह से वो कहते हैं कौन जाए, चलो लटक जाते हैं। आप कोटा में देखिए कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। केवल उसका दो कारण है, एक तो माँ बाप का डर और दूसरा सोसाइटी से कंपैरिजन। ये दो चीजें बच्चों को फोर्स करती हैं सुसाइड करने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि पहले में और आज में क्या डिफरेंस है। आज के टाइम में बच्चे को सारी इंफॉर्मेशन फिंगर टिप पे है। बच्चा कुछ भी जानना चाहता है वो गूगल पे 1 सेकंड के अंदर अपने मोबाइल पे जान लेगा। आज ऑनलाइन एजुकेशन क्यों हो रही है, क्यों, इसी वजह से। आज मैं आपको बैठ के ये वीडियो दे रहा हूं, ये भी आज का है। तो जो भी चेंजेस हैं वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हमें देखना है, हमें अपने बच्चे को समझाना है, कंट्रोल करना है कि वो कैसे अच्छे रास्ते पे जाए, ना कि गलत रास्ते। अब तो और टफ होने जा रहा है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इसमें आप देखिए आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा नौकरियां जाएंगी, क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट वही पुराना वाला है। अब वो नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला ये इनोवेशन एज है। अगर आपने इस चेंज को नहीं अडॉप्ट किया तो आप जिंदगी की रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। उसी तरह से अगर पेरेंटिंग के अपने जो ओल्ड सिस्टम है उसको चेंज करके न्यू पेरेंटिंग सिस्टम को नहीं अडॉप्ट किया तो आप अपने बच्चों को वो चीज नहीं दे सकते जो आप देना चाहते हैं। उसका रीजन आपके सामने, आप अपने अगल बगल के बच्चों को देखें। एक वो टाइम था जब मैं अपनी बात कर रहा हूं अपने टाइम की। उस समय गुड सेकंड क्लास बहुत बड़ी चीज होती थी, फर्स्ट क्लास है बहुत तेज लड़का। आज देखिए, आप खुद देखिए, 12th के 10th के रिजल्ट आते हैं, वहां पे 0.01% से जो पोजीशन चेंज हो जाती है। 99.8% लेकर के लड़के टॉप कर रहे हैं। भाई एक चीज आपको मैं बता दूं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप उठा करके चेक करिए, सर्वे करिए, जितने भी 80 के ऊपर वाले बच्चे हैं, 80% से नंबर जिनके ज्यादा आते हैं, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फेल होते हैं। उठा के आप देख लीजिए। लेकिन जो 60 टू 80 के बीच के बच्चे हैं वो टॉप पे जाते हैं। और जो इनोवेटिव नेचर के हैं, जिनका ब्रेन इनोवेशन वाला है, वो बच्चे बिलियनर बन जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग को आप देख लो, एलन मस्क को देख लो, कोई एजुकेशन इनकी, क्या एजुकेशन है, लेकिन दिमाग इनोवेटिव। आज जो जिस भी पोजीशन पे है उस पे लाने में इनके दिमाग कहां थे। तो आपको बच्चे को इनोवेटिव बनाना है, वो कूप में डूब नहीं बनाना है। अगर बच्चे की पढ़ाई जरूरी तो बच्चे का खेलना भी जरूरी है। बच्चे को एक, आप कह लीजिए, एक कोई शौक होना चाहिए, पेंटिंग का शौक, म्यूजिक का शौक। ये चीजें जो एक ब्रेन जो हमारा है उसको और फर्टिलिटी देता है। अगर बच्चा 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ता ही रहेगा, आप फोर्स करोगे वो आके किताब लेके बैठ जाएगा, लेकिन दिमाग उसका नहीं काम करेगा। वो 80-90% किसी काम का नहीं। तो अब आपको पेरेंटिंग के तरीके को बदलना है। अब
आगे हम जो है 3 सीरीज लेंगे, 3 एपिसोड में। एक में तो हम लेंगे आपके चैलेंजेस क्या हैं, आज का पेरेंट क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। उसके बाद पेरेंट को क्या नहीं करना चाहिए वो पहले बताएंगे, उस पर बात करेंगे। फिर पेरेंट को क्या करना चाहिए। फिर आज की जो ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। दोस्तों, आपसे एक बार फिर बहुत ही नम्र निवेदन है कि कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये जो हमारी सीरीज चल रही पेरेंटिंग की, इस पे कमेंट तो मुझको चाहिए ही चाहिए। मुझे नहीं मालूम, आप लोगों की कुछ अलग एक प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर भी मैं बात करूंगा। और किसी को भी अगर मेरी मदद की जरूरत है तो थंबनेल पे मेरा नंबर है, मुझको व्हाट्सएप मैसेज करिए नाम और जगह के साथ, और किस पे बात करनी है वो डिटेल मैं आपको कॉल बैक करूँ। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम मिलते हैं और तब बात करेंगे कि पेरेंट्स के चैलेंजेस क्या हैं। आज के पेरेंट्स क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उस पर बात करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।